Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we are starting the 5th chapter of our history book and the name of the chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. So बेटे उस टाइम पे जितने भी राज्य होते थे या किंग्स होते थे, राजा होते थे और एन अर्ली रिपब्लिक। तो एन अर्ली रिपब्लिक का मतलब है एक प्राचीन गणराज्य। तो इसका मतलब क्या है कि गणराज्य माने ऐसा राज्य जहाँ पर लोग अपने राजा को चुनते थे। सो लेट अस रीड। सो बेटे एज यू ऑल नो दैट ऑलवेज वी स्टार्ट विद अ कैरेक्टर एंड the story relates to our chapter. So here we are reading about the story of Shankaran. Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. तो बेटे शंकरन नाम का एक लड़का है और जब वो सुबह उठता है तो उसने देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वोट डालने जा रहे थे और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वोटिंग जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर हम वोट डालते हैं उस प्लेस पे सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। वाई शंकरन वांटेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। तो अब शंकरन ये जानना चाहता था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बेटे हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी भी हो सकते हैं। So somewhat impatiently his grandfather explained, we can choose our own rulers today. तो उनके जो दादाजी थे या ग्रैंड पेरेंट फादर थे उन्होंने बेसब्री से बताया कि आज हम अपने रूलर्स का चुनाव करेंगे, अपने शासकों का चुनाव करेंगे, अपने लीडर्स का चुनाव करेंगे। सो बेटे जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं और फिर वो लीडर्स हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पुराने टाइम पे जो रूलर्स थे वो कैसे बनते थे। सो लेट अस रीड हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। तो बेटे हमें हमारे भारत की आज़ाद हुए बहुत साल हो गए हैं, लगभग 60 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं। तो इस वजह से बेटे तकरीबन 50 साल से हम वोटिंग करते आ रहे हैं और अपने लीडर्स को या रूलर्स को चूज़ कर रहे हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द पीपल। तो बेटे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो रूलर्स कैसे बनते थे। तो उस टाइम पे बेटे जो राजास थे जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में रीड किया, कुछ ऐसे राजास थे जिनको उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते थे, जो जन होते थे, वो चुनते थे। तो जो जन वर्ड है बेटे वो किसके लिए यूज़ किया गया है? लोगों के लिए। But around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. लेकिन बेटे उससे भी पहले लगभग 3000 साल पहले हमें जो तरीका पता लगता है कि किस तरह से अलग अलग तरीके से उस टाइम पे राजाओं को चुना जाता था। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. तो उस टाइम पे बेटे यज्ञ करने के बाद कोई भी व्यक्ति राजा बनता था और इसी तरह से एक राजा बनने की जो वेज था, जो तरीके थे, वो बहुत ही चेंजेस उनमें देखने को मिले। तो उस टाइम पे बेटे कुछ लोग राजा के नाम से तब रिकॉग्नाइज होते थे जब वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो यहाँ पे हम एक ऐसे ही यज्ञ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइस। ये बेटे अश्वमेघ यज्ञ भी बोल सकते हैं या इसको हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं। वॉज वन सच रिचुअल। तो उस टाइम पे बेटे इस तरह का एक यज्ञ किया जाता था जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ। ये आपने सुना होगा बेटे जो श्री राम ने ये अश्वमेघ यज्ञ किया था और लव कुश ने उनके घोड़े को रोका था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. तो इस अश्वमेघ यज्ञ के लिए क्या किया जाता है बेटे कि राजा का जो सबसे अच्छा घोड़ा होता है उस घोड़े को दूसरे एरियाज़ में घूमने के लिए छोड़ा जाता है और उसके साथ राजा के सिपाहियों को भी छोड़ा जाता है। और जिस भी एरिया में से वो पास करता है, जिस भी राज्य में से वो पास करता है, तो वहाँ पे अगर उसको कोई रोक लेता है तो उनको
जिस राजा का वो घोड़ा होता है उनसे लड़ाई करनी पड़ती है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मेंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। और अगर बेटे वो राजा उसको जाने देते हैं घोड़े को अपने एरिया में से, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस राजा को अपना राजा बना लिया है और वो ये चाहते हैं कि वो ये यज्ञ पूरा करे, क्योंकि वो उनसे स्ट्रॉन्गर है, मतलब वो राजा खुद उनको अपने से स्ट्रॉन्गर मान लेते हैं। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gift। तो बेटे फिर ये जो राजा होते थे जो उस घोड़े को जाने देते थे और उन राजा को वो मतलब अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मान लेते थे जिनका घोड़ा होता था, तो उन राजाओं को सेक्रीफाइस के लिए, यज्ञ के लिए इनवाइट किया जाता था, जो कि स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। मतलब कि उस टाइम पे बेटे जो बिल्कुल बहुत ही स्पेशल जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जाता था। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, और बाद में उनको यज्ञ करने के लिए बहुत सारे उपहारों से भी, बहुत सारे गिफ्ट से भी उनको सम्मानित किया जाता था। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful। तो जो राजा सेक्रीफाइस करते थे बेटे, या जो राजा यज्ञ को करते थे, उनको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। एंड दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, तो जो भी राजा ऐसा मान के आते थे अश्वमेध यज्ञ में, तो वो उनके लिए गिफ्ट भी लेके आते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। तो ये जो भी यज्ञ अनुष्ठान होता था बेटे, उसमें जो सबसे मेन जो व्यक्ति होता था, सबसे मुख्य स्थान किसका होता था? राजा का। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। और उनकी एक जो राजा होते थे उनकी एक स्पेशल सीट भी बनाई जाती थी, स्पेशल आसन बनाया जाता था जिन पर उनको बिठाया जाता था, या तो उनके राज सिंहासन पे, या फिर जो टाइगर की, ये बाघ की जो खाल होती है उससे तैयार एक विशेष आसन पर उनको बिठाया जाता था। हिज चैरियटर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। तो उनका जो चैरियटर होता था बेटे, चैरियटर माने जो सारथी होता है या जो रथ चलाने वाला होता है, तो उन राजा का जो भी रथ चलाने वाला होता है जिसको हम सारथी बोलते हैं, तो वो सभी युद्ध में उनके साथ रहा होता है और उसने अपने आप उनके सभी कारनामे, जितना भी पराक्रम उनका होता है, वो देखा होता है अपनी आँखों से। तो इस वजह से वो उनकी विजय गाथा बताते हैं कि उन्होंने, और उनके गुणों का गुणगान करते हैं। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। तो बेटे राजा जो होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनके साथ साथ उनके जो परिवार या सगे संबंधी होते हैं, जैसे उनकी जो रानियाँ होती हैं, पुत्र होते हैं, वो छोटे छोटे यज्ञ करते हैं, उनको भी करने होते हैं। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice। तो बेटे बाकी के जितने भी राजा आते हैं उनका यज्ञ में कोई काम नहीं होता, लेकिन उनका काम क्या होता है कि वो बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखें, ये उनका वर्क होता था। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य, तो बेटे साधारण लोग जो विश या वैश्य के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यज्ञ में राजा के लिए गिफ्ट लेके आते थे। However, some people, such as those who were regarded as Shudra by the priest, were excluded from many rituals। तो बेटे जो शूद्र जाति के लोग होते थे, जिनको ब्राह्मणों के द्वारा ये जाति दी गई थी, तो पुरोहितों द्वारा जिन लोगों को शूद्र माना जाता था, ऐसे लोगों को इस यज्ञ में भाग लेने नहीं दिया जाता था। तो बेटे हम अभी इस बारे में कि ये वैश्य शूद्र ये कौन होते हैं, इनके बारे में हम नीचे दिए हुए पैराग्राफ में से अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम वर्णास के बारे में रीड कर रहे हैं। तो बेटे 4 तरह के हमारे वर्ण होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं। तो वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेटे उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई थी, और खासकर जो गंगा यमुना का जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ रचे गए थे। तो ऋग्वेद के बाद इन ग्रंथों को रचा गया था, तो इसीलिए इनको
वैदिक ग्रंथ बोला जाता है, लेटर वैदिक ग्रंथ बोला जाता है, इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ भी इनको कहा जाता है। तो बेटे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि 4 हमारे ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 हमारे ग्रंथ होते हैं और ये किन के द्वारा लिखे गए हैं, जो हमारे प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा, और उन्होंने ही इनमें ये बताया कि किस तरह से अलग अलग रिचुअल्स जो हैं, अलग अलग जो रीति रिवाज हैं, अलग अलग जो अनुष्ठान हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाता है। और इसमें सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो बेटे उस टाइम पे हमारी जो सोसाइटी होती थी उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था, जैसे प्रीस्ट में, वॉरियर्स, फिर फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। तो बेटे जो प्रीस्ट होते थे वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर माने जाते थे, जो पुरोहित होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, सबसे ज़्यादा सुपीरियर माने जाते थे। दूसरे नंबर पे आते थे वॉरियर्स, जो क्षत्रिय होते हैं, और बाकी के जो लोग होते थे जैसे आपके जो हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोगों को वैश्य माना जाता था। और जो सबसे गरीब लोग होते थे जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन्स होते हैं, इनको शूद्र माना जाता था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटे बताया है, अब कुछ लोग तो जो थे वो काफ़ी रिच होते थे उस टाइम पे, जैसे जो प्रीस्ट और वॉरियर होते थे वो रिच होते थे, फार्मर्स और ट्रेडर्स भी रिच होते थे, बल्कि जो हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, लेबरर्स होते थे, वो पुअर होते थे। तो हम जो प्रीस्ट होते थे बेटे उस टाइम पे, उन्होंने हमारे समाज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसको वर्णास बोला जाता है। 4 अलग अलग वर्णों में डिवाइड किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ण है वो किसका है, ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण्स को ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनका काम है पढ़ना और पढ़ाना, जैसे वेदास को पढ़ाना, अनुष्ठान करना, गिफ्ट रिसीव करना, मतलब उपहार पाना, ये किसका वर्क होता है, ब्राह्मण का। तो ये सबसे ज़्यादा, ये फर्स्ट वर्ण था जिसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। सेकंड है बेटे हमारा क्षत्रिय, जो रूलर्स होते थे उनको क्षत्रिय माना जाता था, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनका काम है लड़ाइयाँ लड़ना और लोगों की रक्षा करना। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है विश्य या वैश्य। इन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था, जैसे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये प्रोडक्शन का काम करेंगे, मतलब कि जो भी ज़रूरतें हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ण के लोगों की, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, हर्डर्स जो हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेडर्स जो हैं वो सामान लेके आते हैं, तो ऐसे ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बेटे क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने की अनुमति थी। लास्ट इसमें आते हैं हमारे शूद्र, जिनको ये माना जाता है कि ये तीनों ही जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना इनका काम होता है। ऐसा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेटे ये किन के द्वारा दी गई थी, प्रीस्ट के द्वारा। और उस टाइम पे बेटे जो वुमेन्स थी, वुमेन को भी शूद्र के साथ ही ग्रुप किया गया था, मतलब वुमेन्स और शूद्र जो थे दोनों को ही वेदास को पढ़ना अलाउड नहीं था। अब प्रीस्ट जो थे बेटे उस टाइम पे उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड हैं, अपने बर्थ के बेसिस पे। जो ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ है वो ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय के घर पे पैदा हुआ है वो क्षत्रिय बनेगा, जो शूद्र के घर पे पैदा हुआ है वो शूद्र बनेगा, चाहे उसमें कितनी भी क्वालिटीज़ क्यों ना हो। बाद में जो प्रीस्ट थे बेटे उन्होंने लोगों को अनटचेबल्स में भी काउंट किया, ऐसे लोगों को जिनको अछूत माना जाता था। तो इनमें कुछ ऐसे लोग थे जैसे जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो लोगों को मरने के बाद दफनाते थे या उनको कब्र में डालते थे। तो ऐसे लोगों को अछूत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर हम इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हम भी पॉल्यूट हो जाएंगे, हम भी अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था। तो बेटे ये जो वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा जो थे वो ये मानते थे कि पुरोहितों के द्वारा बताई गई ये जो वर्ण है ये ठीक नहीं है, और कुछ लोग जो थे वो ये भी मानते थे कि बर्थ से तो किसी की क्वालिटीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों को ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो अच्छी नहीं लगी।
कुछ लोग ये भी चाहते थे कि जो यज्ञ होते हैं उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि शूद्र इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेटे ये जो वर्ण सिस्टम था इसकी बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक भी माना और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी माना। तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उन पार्ट्स में इस वर्ण सिस्टम को बहुत कम फॉलो किया गया। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर प्रीस्ट का प्रभाव बहुत ही कम था। तो बेटे ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने वर्ड्स के बारे में रीड की है। सो आई होप you all have understood. So we will continue the topics in our next video. Till then, take care and have a nice day.